दोस्तों, अगर आपने इसके पीछे वाला पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद में इस वाले पार्ट को सुनिए। पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। निशा अपने बीते हुए दिनों में खोई हुई थी कि अचानक पीछे की छोटी सी खिड़की से कोई कूदा। वह डर गई। घबराते हुए वह पलंग से उठने लगी। फिर जैसे ही बोलने के लिए उसने मुंह खोलना चाहा, उस साये ने उसका मुंह बंद कर दिया और धीरे से कहा, मैं हूँ निशा, राजन, तुम्हारा राजन। निशा राजन की बाहों में समा गई। उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर सुबकने लगी। राजन ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे सब मालूम हो गया है निशा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निशा उसके सीने में चेहरा छिपाए रोती ही रही। तभी निशा के पिता वहां आ पहुंचे। राजन उन्हें देखकर निशा से अलग हो गया। निशा भी आंसू पोंछते हुए सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कुछ पलों तक वहां शांति छाई रही। फिर निशा के पिताजी बोले, देखो राजन साहब, इस तरह रात में किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। आप राजन उनकी बात को काटते हुए बोला, आप जो कुछ भी कहिए, मगर मैं निशा से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जाति के बंधन तोड़कर क्या शादी करना बुरी बात है? देखिए, निशा मेरी बेटी है और मैं एक हरिजन हूँ। आपके पिताजी बार बार कह चुके हैं कि एक हरिजन की बेटी को वह अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे, मगर मैं निशा को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। मैं घर छोड़ दूंगा, उनकी जायदाद से एक कौड़ी नहीं लूंगा। राजन बाबू, मेरी पीठ पर आपके पिताजी के आदमियों के डंडे के निशान हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना यदि मेरी बिरादरी के लोग भी यहाँ आ गए तो गजब हो जाएगा। मैं निशा से सच्चा प्यार करता हूँ बाबूजी, और प्यार करने वाले मौत से नहीं घबराते। मैं पिताजी की तरफ से। राजन इतना ही बोल पाया था कि 4-5 लोग हाथ में लाठियां लिए अंदर आ गए। एक आदमी बोला, राजन जी, हम हरिजन हैं तो क्या, हमारी भी अब इज्जत है। अब हम अपनी इज्जत की नीलामी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। पुलिस कुछ नहीं करेगी तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। निशा डर गई। राजन भी उसकी हालत को समझ गया। राजन बोला, भाइयों, इज्जत की नीलामी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर आप लोग बताइए कि शादी करना क्या जुर्म है? ऐसी बात मत कहिए राजन साहब, जिसे पूरा कर पाना नामुमकिन हो। मैं पूरे होश में कह रहा हूँ और इस बात का सबूत आप लोगों को कल ही मिल जाएगा। तुरंत दूसरे आदमी ने कहा, कल क्यों, आज क्यों नहीं? सभी ने देखा कि राजन ने अपनी जेब से कुछ निकाला और निशा की तरफ मुड़ा। देखते ही देखते उसने निशा की सूनी मांग में सिंदूर भर दिया। निशा के साथ साथ सभी चौंक गए। निशा हैरानी से उसे देखने लगी। अचानक से राजन बोला, आज से यह मेरी पत्नी, और कल कचहरी में जाकर अप्लाई कर देंगे और महीने भर में हम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। इतना कहकर वह निकल गया। राजन जब अपने घर के पास आया तो गेट पर ही रामू से मुलाकात हो गई, जो उसका सबसे वफादार नौकर था। वह उसको देखते ही बोला, भैया जी, बड़े मालिक आपकी राह देख रहे हैं। ठीक है, कहते हुए राजन आगे बढ़ गया तो रामू बोला, बड़े मालिक आप पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। राजन खड़ा हो गया, रामू की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। रामू हैरानी से उसे देखता रह गया। राजन सीधा ठाकुर साहब के कमरे में गया। वह मुंह में शिगार दबाए इधर उधर घूम रहे थे। राजन उनको देखते ही बोला, पिताजी। ठाकुर साहब उसे देखते ही गुस्से से बोले, कहाँ गए थे तुम? निशा के घर, राजन ने साफ साफ बोल दिया। ठाकुर साहब को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उनका गुस्सा और बढ़ गया और बोले, क्यों गए थे? पिताजी, आपके आदमियों ने
निशा के पिता को आज का तोहफा दिया है। फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्यों गए थे। आज बेटे के जवाब देने के इस तरीके पर वे हैरान रह गए, पर खुद पर काबू करते हुए बोले, वाह बेटा वाह, मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया और आज तो मुझे उसका यह फल दे रहा है। बड़ी इज्जत बढ़ाई है तूने अपने बाप की। आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है पिताजी। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। मगर मैं निशा को कैसे भूल जाऊं। निशा का नाम सुनकर ठाकुर अपने गुस्से पर काबू ना कर सके और चिल्लाकर बोले, तो इतना जान लो कि मेरे जीते जी एक हरिजन की बेटी इस खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। राजन से भी ना रहा गया। वह बोला, क्यों नहीं बन सकती? इसलिए क्योंकि नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, समझे? तो ठीक है पिताजी, मैं निशा से बात तक नहीं करूँगा, मगर इससे पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बोलो, मेरे खून का रंग कैसा है? लाल। और निशा के खून का रंग? तुम कहना क्या चाहते हो? जवाब दीजिए पिताजी। लाल। अगर मेरे और निशा दोनों के खून का रंग लाल ही है तो वह नीची जाति की क्यों और मैं ऊंची जाति का क्यों? ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। नहीं पिताजी, यह एक ढकोसला है और मैं इसे नहीं मानता। तुम्हारे मानने और ना मानने से समाज नहीं बदल जाएगा। हम जिस घर का पानी तक नहीं पीते, उस घर की बेटी को किसी भी शर्त पर अपनी बहू नहीं बना सकते। समाज के रीति रिवाजों से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। राजन गुस्से से पागल सा हो गया। वह जोर से चिल्लाया, लानत है ऐसे समाज पर जहाँ जाति पाति और ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके इंसानियत के बंटवारे होते हैं। मैं उस समाज को नहीं मानता पिताजी, जहाँ इंसान को जाति के नाम से अपनी पहचान बतानी पड़ती है। ठाकुर साहब बेटे की इस हरकत से गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। वे जोर से चीखे, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी भी हालत में नहीं होगी। राजन भी मानने वाला नहीं था। उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि वह निशा की मांग में सिंदूर भर के उसे अपनी पत्नी बना चुका है और 1 महीने बाद कचहरी में जाकर कानूनी तौर पर भी शादी कर लेगा। राजन तेजी से अपने कमरे में चला गया तो ठाकुर साहब को मानो पैरों से धरती खिसकती हुई मालूम पड़ी। मगर ठाकुर साहब ने भी ठान लिया कि राजन और निशा को कचहरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक खतरनाक योजना बना डाली। वे निशा को जान से मरवा डालना चाहते थे। निशा और राजन इस बारे में जानते थे। उन्होंने उसी रात शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा इस समाज की खोखली शान को मन ही मन कोसने लगा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक छोटे मालिक चिल्लाता हुआ रामू राजन के पास दौड़ा आया। उसने एमएलए साहब की योजना बताते हुए यह भी कहा कि वे और उनके कुछ आदमी और कुछ पुलिस वाले सादा वर्दी में निशा के घर की तरफ गए हैं। राजन ने भी तुरंत मेज की दराज से पिस्तौल और कुछ गोलियां निकाली और गिरता पड़ता निशा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। पूरी बस्ती रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। राजन जब कुछ दूर पहुंचा तो भागो भागो की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। कहीं टॉर्च तो कहीं लालटेन की रोशनी नजर आने लगी। चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। राजन डर से कांप गया। अभी वह कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि देखा बस्ती के कई हरिजन हाथों में लाठियां लिए चिल्लाते हुए निशा के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वह भी उन लोगों से छिपता हुआ उसी ओर भागा। जैसे ही राजन निशा के घर के नीचे पहुंचा, उसे उसके पिता के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह उधर ही लपका। विधायक के पालतू गुंडों ने निशा के बापू को मार मार कर बुरा हाल बना दिया था। निशा के पिता राजन को अंधेरे में भी पहचान गए। उसे देखते ही चिल्लाने लगे, राजन, मेरी बेटी को बचा लीजिए। विधायक साहब और उनके आदमी उसे मार डालेंगे। राजन ने घबराई आवाज़ में पूछा, निशा कहाँ है? वे लोग। तब तक राजन
अपने पिता की गर्जन सुनकर उधर ही भागा। टार्च और लालटेन की रोशनी में वहां का नजारा देखकर वह सिर से पैर तक कांप गया। विधायक कृपाल सिंह के आदमी हरिजनों की तरफ बंदूकों के नाले किए खड़े थे। कृपाल सिंह खुद निशा की कनपटी पर पिस्तौल टिकाए चिल्ला रहे थे, हट जाओ तुम लोग, वरना इस लड़की की लाश यहाँ नजर नहीं आएगी। मगर हरिजन टस से मस ना हुए। वे चारों तरफ से विधायक और उनके आदमियों को घेरे खड़े थे। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की हमारी इज्जत है एमएलए साहब, इसे मारने से पहले आपको हम सभी की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, फिर जो भी हंगामा होगा आप सुलट लेना। तभी राजन जोर से चिल्लाया, पिताजी। ठाकुर साहब के साथ साथ सभी ने उसकी तरफ देखा। वे अपनी पिस्तौल अपनी ही कनपटी पर टिकाए हुए थे। पिताजी, निशा को छोड़ दीजिए, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। बेटे की ऐसी हालत देखकर ठाकुर कृपाल सिंह टकटकी लगाए बेटे को ही देखने लगे। निशा किसी की परवाह किए बिना राजन की तरफ भागी और उसकी बाहों में समाकर फूट फूट कर रोने लगी। राजन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक धमाके की आवाज़ हुई। निशा और राजन के साथ साथ सभी उधर ही मुड़े। राजन पिताजी पिताजी चिल्लाते हुए ठाकुर साहब की तरफ लपका। ठाकुर साहब अपने आप को गोली मार चुके थे। पिताजी, यह आपने क्या कर लिया? ठाकुर साहब किसी तरह बोल पाए, नहीं नहीं राजन बेटे, रोते नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। फिर वे निशा की तरफ मुड़े और उसका हाथ पकड़कर राजन के हाथ में देते हुए बोले, निशा बेटी, मुझे माफ़ कर देना। राजन सिर्फ तुम्हारा है। मैंने ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। कौन जानता था कि सिर्फ 7 साल बाद निशा इलाके की विधायक बनेगी और राजन एक बड़ी कंपनी का डिप्टी सीईओ। दोनों ने विधायक के मरने के बाद जमकर पढ़ाई की, आईआईटी में एडमिशन लिया। वे दोनों 2 साल अमेरिका में रहे। फिर निशा और राजन भारत लौट आए। निशा नौकरी छोड़ के विधायक साहब की सीट पर जनरल कोटे से लड़ी और कट्टरपंथी पार्टी को हराकर जीती। वह मंत्री तो नहीं बनी, पर जब विधानसभा में बोलती तो मुख्यमंत्री पसीने पसीने हो जाते। राजन और निशा ने एक शहर के बाहर एक बड़ी बिल्डिंग के 10वें माले पर 4 कमरे का मकान लिया था, पर निशा के पिता आज भी पुराने मकान में रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप ये कहानी सुने तो इसके पहले वाला भाग ज़रूर सुने। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।